बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है जी, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस टू अकर, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होती है कि जब दो वेव्स किसी भी पॉइंट पे मीट होती हैं, ठीक है, तो वो रिजल्टेंट वेव एक प्रोड्यूस करती हैं। या तो वो ऐड होकर रिजल्टेंट वेव ज्यादा बनाएंगे या वो इस तरह से ऐड होंगी कि रिजल्टेंट वेव जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस के दो वेव्स की सुपरपोजिशन के बाद नेट वेव का एम्पलीट्यूड या ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। अब ये कब इंटरफेयर होती है? अगर तो वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट क्या स्टूडेंट्स? उनका फेज डिफरेंस जीरो हो, ठीक है, इन फेज हो, इसको कहते हैं इन फेज। फेज डिफरेंस जीरो क्या मतलब? ये देखिए किसी भी पॉइंट पे ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। एक पॉइंट पे ये इसके क्रस्ट और इसके क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस क्या है? जीरो है। अगर ऐसा होता कि ये वाली वेव यहां से शुरू होती और ऐसा होता, अब स्टूडेंट्स इसमें फेज डिफरेंस है कि ये जीरो पे है और ये मैक्सिमम पे है। इसमें क्या है? फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्रस्ट है जबकि इसकी यहाँ पे ये नोड है। अदरवाइज फिर जहां पे इसका ट्रफ है इसकी यहाँ पे नोड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेज डिफरेंस कहलाएगा इन वेव्स के अंदर। तो अगर ऐसा हो कि दो वेव्स एक ही तरह की कोहेरेंट सेम टाइप ऑफ, दोनों लाइट हैं, दोनों साउंड है, ठीक है, तो इस तरह की वेव्स हों कोहेरेंट, ठीक है, वो इस तरह इंटरफेयर करें तो उनके लिए क्या कंडीशन है कि एक तो वो कोहेरेंट होनी चाहिए, एक ही सोर्स, एक ही तरह के सोर्सेज से आ रही हो, ठीक है, उनमें फेज डिफरेंस जीरो हो, जहां पे एक का क्रस्ट है दूसरे का भी क्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कभी भी दो वेव्स, एक ये वेव है, दूसरी वेव ये है, ये एक दो और तकरीबन 2.5, ये देखें 1 2 3, ये तकरीबन 4 वेव्स, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 और इसकी 2 पॉइंट समथिंग है। तो जब अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो तो उस तरह की वेव्स इंटरफेरेंस नहीं, वहां पे बीट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एक तो कोहेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, सेम सोर्स से आना चाहिए, सेम टाइप ऑफ वेव्स होनी चाहिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस मुख्तलिफ पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब इनका जो फेज डिफरेंस है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस। देखें ना, आप जिस तरह यहाँ पे इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, लेकिन अगला इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ है, तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं। फिर इसका क्रस्ट है तो इसका क्रस्ट है, फिर इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ है, तो ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। इस तरह की वेव्स इंटरफेरेंस नहीं करती, इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या मुराद है? चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, एक ये वेव है, ठीक है, एक चाहे इसके अपोजिट शुरू हो रही हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। देखें जहां पे इसका ट्रफ है दूसरी का क्रस्ट है, फिर इसका ट्रफ है दूसरी का क्रस्ट है, इसका ट्रफ है दूसरी का क्रस्ट है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह की वेव्स इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इनका क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक तो कोहेरेंट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। 7.2 डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने लिखा और ये दूसरा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक तो इंटरफेरेंस तब होता है जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आ रही हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा व्हेन टू वेव्स मीट इन फेज, मतलब उनका सेम फेज हो। अगर क्रस्ट है तो दूसरी का भी क्रस्ट, अगर ट्रफ है तो दूसरी का भी ट्रफ होगा, ठीक है, और वो अलाइन करें और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। जैसे ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका x है और इसका अगर y है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x प्लस y होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेव इज लार्जर इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर दो वेव इस तरह से मिले कि उनका फेज डिफरेंस वो इन फेज हो, मतलब जहां पे क्रस्ट है दूसरी का क्रस्ट, जहां पे का ट्रफ दूसरी का ट्रफ, और इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ के इक्वल हो। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज ये एक वेव है,
दूसरी वेव बेशक यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, ठीक है। तो ये इसका पाथ डिफरेंस है, एक वेव का और इसका पाथ में कितना डिफरेंस है, पूरा एक वेव के इक्वल है। ये आप टॉपिक में जाएंगे ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वहां आपको ज्यादा से समझ आएगा। ये लैम्डा वेवलेंथ के इक्वल होता है, तो पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। n इज इक्वल टू 1 2 3, एक वेवलेंथ का मे बी यहां से स्टार्ट हो, ठीक है। ये देखें आप, दो वेव्स का फर्क, एक और ये दूसरी, ठीक है। तो इस तरह करके एन लैम्डा इसका पाथ डिफरेंस होता है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, जहां से अब ये मिलेगी वहां से जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका सिर्फ एक फर्क लगाना, ये इन फेज होती है, ये आउट ऑफ फेज होती है, ठीक है। जहां पे एक का क्रस्ट होगा दूसरी का ट्रफ होगा, ठीक है। एक का ट्रफ होगा तो दूसरी का क्रेस्ट होगा। ट्रफ होता है जो सबसे लो एम्पलीट्यूड वाला, और क्रेस्ट क्या होता है जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। जब क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे गिरेंगे तो फिर रिजल्टेंट वेव जीरो होगी, उसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होगा। अब n1 पुट करेंगे तो 3 जवाब आएगा, n0 पुट करेंगे तो 1 जवाब, n2 पुट करेंगे 2 2 4 प्लस 1, तो लैम्डा बाय 2 के साथ यहाँ पे क्या लगेगा 1 3 5 7, इस तरह करके, ठीक है। तो इस चीज का क्या मतलब होगा, हाफ वेवलेंथ का फर्क। लेट्स सपोज एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी उसी पॉइंट पे इससे हाफ आगे होगी, हाफ आगे का मतलब वो यहां से स्टार्ट होगी ऐसे, देखिए इस पॉइंट पे इसकी पीछे आधी वेव, तो ये हाफ वेवलेंथ का फर्क आ गया, ठीक है। ये इसका मतलब है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इसका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा, जिसको हम 2n+1 लिखते हैं, और रिजल्टेंट वेव जीरो होगी। 7.3 के व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स एंड कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं। कोहेरेंट वेव्स स्टूडेंट्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, किसी भी पॉइंट पे उनका फेज डिफरेंस चेंज, एक वेव ऐसे ये दूसरी वेव, तो इनका हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस सेम है, ठीक है। अच्छा इस तरह, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह की वेव्स हमारे पास कहलाती हैं आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। और दो ऐसे सोर्सेज जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो, वो हमारे पास कहलाएंगे कोहेरेंट सोर्सेज। इसकी अगर आप अपने एग्जांपल देने, एक तो लेजर होती है, लेजर में से लाइट निकल रही है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दूसरा है ट्यूनिंग फॉक्स, दो अलग अलग फॉक्स हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो सेम फोर्स के साथ एट अ टाइम वो स्ट्रक किए जाएं तो उनसे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, वो भी क्या होंगी, कोहेरेंट साउंड वेव्स उनसे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। 7.4 डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस तरफ वेव जा रही है, वेव है लेट्स सपोज, ये इसकी ऐसे नहीं बनती, वेव अगर इधर जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी उसके पैरेलल आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे नहीं वाइब्रेट करेंगे, उसके पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। इसके एग्जांपल है साउंड वेव्स, ठीक है। अब इसके कुछ पार्टिकल जहां पे कंप्रेशन होगी वहां पे करीब, फिर रेयर फ्रैक्शन में दूर, फिर कंप्रेशन में उसके पार्टिकल्स करीब, ठीक है, ऐसे दूर, तो फिर करीब, जहां पे करीब वो कंप्रेशन, जहां पे दूर वो क्या कहलाती हैं, रेयर फ्रैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल बेसिकली क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वेव आगे भी जा रही है और ये पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में मीडियम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, ये टी से आपने याद रखना है, मैंने इससे याद रखा, मुझे ये मिक्स हो जाते थे। टी ये परपेंडिकुलर की शेप बनी हुई है ना, कि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने वहां से ये चीज याद रखी। परपेंडिकुलर क्या मतलब, वेव आगे जा रही है, ठीक है। अब वेव तो इधर जा रही है लेकिन ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, ये वाले पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, ये वाले ऊपर जा रहे हैं, ये वाले नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीडियम ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इसके एग्जांपल है साउंड वेव्स, और जबकि ट्रांसवर्स की वेव्स की एग्जांपल हमारे पास जो वेव स्ट्रिंग में हम प्रोड्यूस करते हैं,
वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। 7.5 देखें स्टूडेंट्स। इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग की रस्सी में दो वेव्स एक की तरफ जा रही हो, ठीक है, उसी रस्सी में, ठीक है, मतलब हमने एक वेव प्रोड्यूस की, फिर हम दूसरी प्रोड्यूस कर दें, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि स्टेशनरी वेव्स पैदा हों? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? पहले तो आप सिंपल सा लिख देंगे ना, अगर नो तो एक आधा नंबर तो पक्का हो गया, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स are produced only if two waves of same frequency travel in opposite direction। भाई ये बात आपको लिखना लाजमी है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज स्टेशनरी वेव्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा सेम डायरेक्शन तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। 7.6 हाउ वुड यू अप्लाई डॉपलर्स इफेक्ट इन स्टडीइंग कार्डियक प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, ठीक है, कि डॉपलर इफेक्ट्स को कार्डियक प्रॉब्लम की स्टडी के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना डॉपलर इफेक्ट, एक तो ये आप जिस तरह हम वेव सेंड करेंगे तो वेव्स रेड ब्लड सेल्स की स्पीड काउंट करके, पहला ये क्या, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, कि हमारे बॉडी में खून के बहाव की स्पीड को डिटेक्ट करने में लिए, मैयर करने के, डिटेक्ट के बजाय हम मैयर लिखेंगे, ठीक है, उसको मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड, नैरो लीकेज, ठीक है, रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस के मदद में, स्टेनोसिस के जरिए इज डिटेक्टेड बाय डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। रिगर्जिटेशन क्या होता है कि अगर कोई, जिस तरह हमारे पास कोई कहीं पे कोई पीस अटक जाए किसी वेन के अंदर, ठीक है, लोथड़ा बन के, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर वेव इस्तेमाल, कहीं पे लीकेज होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्डियक प्रॉब्लम में पेस मेकिंग के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है, कि ब्लड को, हार्ट को कितनी स्पीड से पंप करना है कि वो इश्यू जो है ना वो हमारे पास खत्म हो जाए, ठीक है। उसके अलावा क्या स्टूडेंट्स, ये इसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करता है। इसकी मदद से ना स्टूडेंट्स हम हार्ट के चैम्बर का साइज, हार्ट चैम्बर साइज कैन आल्सो बी मैयर्ड, वो भी हम इसके जरिए मैयर कर सकते हैं। खैर ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप ना जितने मर्जी इंटरनेट से तलाश कर लें, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रीजन ना हो, जिसमें हमने सिर्फ लिखना हो कि ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, वो आप फिर सर्च करके जितने मर्जी पॉइंट लिख दें, ठीक है। लास्ट हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखेंगे, वो है व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? तो डिफ्रैक्शन की एग्जांपल जो डेफिनेशन है वो तो ये है ना स्टूडेंट्स, बेंडिंग और स्प्रेडिंग, बेंड हो जाना या फैल जाना ऑफ वेव्स along the edges of obstacle placed at the path of wave, वेव के रास्ते में रखी हुई रुकावट, ये वेव्स आ रही हैं अगर, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसके रास्ते में हमने कोई इस किस्म की रुकावट रख दी और ये ऐसे करके रास्ता है, तो ये क्या करेंगी, उसके पाथ पे ऐसे बेंड हो जाएंगी। ये फिनोमेना कहलाता है हमारे पास डाइफ्रैक्शन, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्म भी है कि लेट्स सपोज अगर इस तरह का है तो वेव्स इधर से आ रही होगी और वो ऐसे बेंड हो जाती हैं, ठीक है,
ये कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रास्ते में कहीं भी वेव्स की कोई रुकावट आ गई तो वेव, जैसे पानी अगर बह रहा हो ना तो लेयर्स की फॉर्म में, रास्ते में कहीं पे पिलर या कोई रुकावट रखी हो तो वहां पे पानी ऐसे सर्कल करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, व्हाट पर्पस रिपल टैंक इज यूज। रिपल टैंक किस लिए यूज होता है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स। पानी में प्रोड्यूस वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी वेव्स, उनके अंदर रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है, डाइफ्रैक्शन हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है। इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास रिपल टैंक लेबोरेटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। 7.1 देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट मेजरमेंट ऑफ वेव, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट मेजरमेंट ऑफ वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग द वेव इंटेंसिटी। तो हमने इंटेंसिटी के दौरान पढ़ा था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में उसने पूछा कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज वेव की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेव के एम्पलीट्यूड के साथ। तो फिर इंटेंसिटी जो, ये जो एम्पलीट्यूड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एज वी कैन सी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। 7 देखिए, कैन यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट टू लाइट वेव्स। क्या डॉपलर इफेक्ट को लाइट वेव पे अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टार्स की मोशन को स्टडी करते हैं, ये हमने शॉर्ट उसमें भी देखा था जब हमने एप्लीकेशंस देखी थी कि अगर तो स्टेशनरी स्टार आ रहा होगा तो उसके से जो आने वाली लाइट है वो हमारे पास तकरीबन येलो और रेड में आ रही होती थी, यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो और यहाँ पे ब्लू। अगर तो स्टार स्टेशनरी होगा, उसकी मोशन नहीं है, तो उसकी जो लाइट आ रही होगी ना उसमें कोई डॉपलर शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हमसे दूर जा रहा होगा, अगर वो दूर जा रहा है, स्टार हमसे दूर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो उससे आने वाली लाइट रेड की तरफ शिफ्ट होगी। अगर स्टार हमारे करीब आ रहा है, ठीक है, तो उससे आने वाली लाइट ब्लू की तरफ शॉर्ट वेवलेंथ, और ये जो इस तरफ हो गई, लेट्स सपोज ये ऐसे है, तो अगर वो दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा, लार्ज वेवलेंथ रेड शिफ्ट कहलाती है, ठीक है। अगर वो करीब आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट, दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट, ठीक है। तो यस, डॉपलर्स इफेक्ट कैन बी applied to light waves, ठीक है, as the study of motion of stars या फिर गैलेक्सीज, इनकी जो मोशन को स्टडी किया जाता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स डॉपलर शिफ्ट। इसमें क्या होती है, डॉपलर शिफ्ट होती है, ठीक है। रेड शिफ्ट फॉर स्टार्स मूविंग अवे, जो दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। ब्लू शिफ्ट फॉर स्टार कमिंग टूवर्ड्स, जो हमारी तरफ आ रहे होते हैं उनकी, आपको पता है जब वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस, यानी कि उनसे जो वेव्स आ रही होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उनकी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो ब्लू शिफ्ट की तरफ हमारे पास मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट को हम लाइट वेव्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैन यू कंपेयर द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर
जहां पे वेव्स क्लोज होती हैं ये कंप्रेशन कहलाती हैं, फिर वो दूर हो जाती हैं, फिर वो कहीं पे करीब आ जाती हैं, फिर वो दूर हो जाती हैं, फिर कहीं पे करीब आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जहां पे वो करीब आ जाती है ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन सॉरी, ये और ये क्या है कंप्रेशन, और ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शंस, और ये कंप्रेशन। ठीक है, तो ये रेयर फ्रैक्शन का मतलब हाई प्रेशर, मैक्सिमम एनर्जी, और जब सॉरी ये कंप्रेशन का मतलब हाई प्रेशर। ठीक है, ये किसका कंप्रेशन, और ये रेयर फ्रैक्शन का मतलब रेयर फ्रैक्शन का मतलब लो प्रेशर, यहां पे प्रेशर कम, मिनिमम एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो जबकि हमारे पास ये जो दूसरी ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव correspond to कंप्रेशन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब कंप्रेशन, हाई प्रेशर, मैक्सिमम एनर्जी, प्रेशर पूरा लिखें, एंड मैक्सिमम एनर्जी, और इसके अपोजिट रेयर फ्रैक्शन एंड ये कहलाता है ट्रफ, ये क्या कहलाता है ट्रफ। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है क्रस्ट, ये क्या कहलाता है क्रस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बेसिकली आप क्रस्ट ही लिखिए, क्रस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव कोरस्पॉन्ड टू कंप्रेशन, ये क्रस्ट कंप्रेशन, ये लो, ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन, फिर क्रस्ट और कंप्रेशन, फिर ट्रफ और रेयर फ्रैक्शन, फिर क्रस्ट, इस तरह करके। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शंस एंड ट्रफ कोरस्पॉन्ड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को करस्पॉन्ड करेंगे, दैट इज लो प्रेशर एंड मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कंप्रेशंस को क्रस्ट के साथ, रेयर फ्रैक्शंस को ट्रफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम होती है अल्टरनेटली। ठीक है, 7.4 देखें स्टूडेंट्स, हाउ शुड सोर्स ऑफ साउंड मूव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, के साउंड का सोर्स कैसे मूव करे ऑब्जर्वर के लिहाज से, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट साउंड डज नॉट चेंज, कि जो ऑब्जर्वर है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करे तो वो चेंज ना हो। हमने डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर सोर्स या फिर हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो, या सोर्स मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये सोर्स है या फिर ये ऑब्जर्वर है, तो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो किस तरह मूव करेंगे चेंज जीरो, बेसिकली हमारे पास ये ऑप्शन आए थे, ऑब्जर्व एक केस में v ओवर v माइनस यू एस एफ, और दूसरे केस में एफ बी v प्लस यू एस, ये जब वो दूर जा रहे होते थे एक दूसरे, और ये जब वो करीब आ रहे होते थे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी अगर ये फैक्टर 1 हो जाए या ये फैक्टर 1 हो जाए। ये फैक्टर 1 कब हो गए, जब u ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 0। ये जो u सोर्स है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में। ठीक है, तो पहला केस व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैव जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, वो एक दूसरे के लिहाज से हरकत ना कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी में बैठे हो आप, ठीक है, अब गाड़ी में म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है, तो सोर्स भी चल रहा है और आप भी तो हरकत कर ही रहे हैं ना इर्द गिर्द के राह से, लेकिन सोर्स की और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैव 0 रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। अब इसने कहा इसकी दो एग्जांपल्स दें। ठीक है,
पहली एग्जांपल तो ये है स्टूडेंट्स कि अगर इफ सोर्स और ऑब्जर्वर आर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सोर्स या ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर पे है, एक दोनों में से, ठीक है, जैसे ये सोर्स है और चाहे ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे करके हरकत कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, या फिर ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, तो इनके दरमियान में रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। एंड वन ऑफ देम is moving along the edge of circle, ठीक है, दोनों में से एक सर्कल के एज पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखें स्टूडेंट्स कि दूसरे केस में क्या हो सकता है, when both are moving along same direction with same speed, सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, तब भी दोनों को कोई भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द बीट्स व्हेन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10। तो बीट्स प्रोड्यूस होते हैं जब स्टूडेंट्स एक ये वेव जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी और दूसरी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये देखें यानी कि इसकी ज्यादा वेव्स ट्रेवल कर जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा फर्क हम मजीद डाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर लें या कम कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 10 से कम हो, फर्ज करें इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 वेव्स हैं और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स क्या होंगी, बीट्स प्रोड्यूस होंगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये मैंने कोई अंदाजे से बनाई है, ठीक है। हमारे पास कौन सा फिनोमेना होगा, बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमारे पास 10 से ज्यादा हो जाए तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द बीट्स, हमारे लिए बीट्स को रिकॉग्नाइज करना क्या हो जाता है, मुश्किल क्यों हो जाता है, ठीक है। बिकॉज अगर ये फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी ज्यादा हो स्टूडेंट्स, देखें लेट्स सपोज दूसरे की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये दूसरी वेव की मैं बात कर रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये 6 ही है और इसकी एक सेकंड में फर्ज करें ये कोई 25 हो गई। अब जो बीट प्रोड्यूस होगी ना स्टूडेंट्स वो ऐसे करके होंगी, ठीक है, ऐसे करके। हमारे लिए इंसान के लिए इस तरह की फ्लक्चुएशंस के दरमियान में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। व्हेन बीट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूमंस only if difference is less than 10, ठीक है। for frequency difference, ठीक है, greater than 10, 10 से ज्यादा होगा जब ह्यूमन ईयर, इंसानी कान कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लक्चुएशंस बीट्स, ये इतनी क्लोज आ जाएंगी ये कि वो ये आपको ऐसे ही लगेगा कि ये एक वेव, सीधी एक वेव ही लगेगी, ठीक है। हमारा जो कान है वो इन फ्लक्चुएशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है, द पल्स चेंजिंग रैपिडली, जो पल्सेस, ये पल्सेस है ना बेसिकली, ये इतनी स्पीड से चेंज हो रहे होंगे कि हम इनको डिस्टिंग्विश या रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब हमारे कानों के लिए ये काम मुश्किल है, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम बीट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आपके इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो कि बहुत आसान थे बाकी चैप्टर्स की निस्बत। बेसिकली इसके अंदर लॉजिक बहुत कम और सारा ही आप कह लेंगे चैप्टर की रिवीजन थी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स थे। तो सब लोग मुझे अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।